हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एजुकेशन सब्जेक्ट का, एजुकेशन विषय का जो आपका सेकंड पेपर रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर में, शैक्षिक सांख्यिकी यानी कि एजुकेशनल स्टैटिक्स। इसके यूनिट 1 से बनने वाले 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, एक दिक्कत यहाँ पे क्या हुई है मेरे से कि मैंने अभी 2 पीडीएफ एक साथ तैयार किए थे, आपके एजुकेशन सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के और आपके सेकंड यूनिट के। तो मैंने क्या करा है कि इस वाले वीडियो से पहले सेकंड यूनिट का जो वीडियो था वो मैंने बना दिया है और सेकंड यूनिट के यूनिट पे मैंने फर्स्ट यूनिट टाइप कर दिया। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया है, सिर्फ एक वही मिस्टेक हुआ है, बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई शक आपका नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपको जो प्ले लिस्ट है ना पूरा, देखो मैं ये फर्स्ट यूनिट का बना रहा हूँ, सेकंड यूनिट का बन चुका है जो पहले अपलोड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी यूनिट आएंगी, एक्चुअली वो आएंगी तो आपके ऊपर, मतलब कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बनाए बोलेंगे कि सर हमें आगे के यूनिट्स के भी क्वेश्चन दे दो प्लीज़ ना। अगर आप मुझसे बोलेंगे तभी मैं उन क्वेश्चंस को आगे कराऊंगा जो आपके यूनिट 3 से बनेंगे, यूनिट 4 से बनेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको तभी कराऊंगा जब आप मेरे से बोलेंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है जल्दी, तो प्लीज़ जल्दी ही कमेंट्स करिएगा अगर आपको चाहिए तो। लास्ट टाइम पे आप बोलेंगे तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट लगते हैं भाई तो आपको कमेंट्स कर देना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ अगर आप देखो लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो काफ़ी बच्चे देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो भी लाइक करेंगे, आप भी लाइक करेंगे। लाइक करने से क्या होगा कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, मतलब वीडियो बनाने का, कि लोग पसंद कर रहे हैं भाई, शायद तेरे को काम करना है। मतलब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आपके लिए काम करना है। ठीक है, एक मोटिवेशन के लिए मुझे आपसे लाइक चाहिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए मुझे लाइक नहीं चाहिए मेरे भाई। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैंने कि शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति करना। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, प्रशासन और प्रबंधन में कौन अधिक व्यापक है, कौन अधिक ब्रॉड है। ठीक है, कौन व्यापक है, ब्रॉड है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन और प्रबंधन में प्रशासन जो है अधिक व्यापक आपको हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई 1 रुपया आपको नहीं देना है मेरे भाई। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है इसी पीडीएफ का, आपको जाके डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। व्हाट्सअप चैनल का भी हमारा एक लिंक दे रखा है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको मेरे इस नंबर पर सेंड कर देंगे, 7300975835। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इस नंबर पर सेंड करेंगे, जिसके आंसर की मैं आपको बता दूंगा अगले कुछ घंटों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों में क्या शामिल है। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों में शिक्षक होता है, छात्र होता है, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला होता है, या फिर पाठ्यक्रम होता है। तो भौतिक संसाधन में आपका पुस्तकालय होता है और प्रयोगशाला होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विद्यालय प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है। विद्यालय प्रबंधन का हृदय जो कहा जाता है वो समय सारणी को कहा जाता है, टाइम टेबल को कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य कौन सा है। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है नियोजन एवं संगठन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है शैक्षिक प्रशासन की प्रवृत्ति कैसी होती है। शैक्षिक प्रशासन की प्रवृत्ति जो है आपकी, यहाँ पे केवल एक कला है, केवल एक विज्ञान है, तो कला और विज्ञान दोनों रहेगा, सी आप क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ,
आपके एग्ज़ाम में ना बीए के एग्ज़ाम में कुछ ट्रिक भी काम करती है मेरे भाई। ट्रिक के हिसाब से काफ़ी बच्चे आज तक पास होते हैं अगर जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि ऐसे ट्रिक जो है सिर्फ मेरे ही चैनल पे है मेरे भाई। मैं आप जो जो चैनल आप इस वक्त देखते हैं ना, वो मैं देख चुका हूँ सारे। ठीक है, किसी ने ट्रिक नहीं बताई है, मेरे को ऐसा फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये ट्रिक काम करती है, मैं इस चीज़ को समझा, मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी समझो भाई ये काम करती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ट्रिक के हिसाब से ही आप पास हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आपसे दे रखा है, जैसे कि यहीं पे एक क्वेश्चन ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन अलग रहेंगे तब ये ट्रिक काम करेगी। पहला है कि ए ऑप्शन में आपको, अगर देखो कोई भी ऑप्शन में आपको लंबी बात दे रखी है, लंबी बात का मतलब है कि आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना उसमें शब्दों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे 5 शब्द हो गए। अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, इन तीनों ऑप्शन से ज़्यादा संख्या, ज़्यादा का मतलब है कम से कम इन तीनों का, जैसे कि इसमें आपके 4 शब्द दे रखे हैं ना, इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें 2 दे रखे हैं, तो 4 का डबल कम से कम 8 शब्दों में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी बात, तो चांस रहता है भाई कि वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 90% का। मतलब कि इन तीनों ऑप्शन से बड़ा अगर ऑप्शन आपको दे रखा है तो वो चांस रहता है उसका सही होने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डबल हो, थोड़ा सा 1 2 शब्दों में कम भी हो सकता है। आप शब्द ना गिना, बस एक अंदाज़ा लगा लें कि तीनों से बड़ा है तो हाँ भाई आंसर आपका हो सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में आपसे कहता है कि आपसे कोई एक बात कह दी है आ, और उस आ के बीच में आपका जोड़ दिया है और, क्या जोड़ दिया है और यहाँ पे आपसे दूसरी बात कह दी बा, तो आ और बा को जोड़ने वाला जो और शब्द है ये, यानी कि और का मतलब है ये दो बातों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये अलग क्वेश्चन का है। मतलब इसी एक ही क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, ये अलग क्वेश्चन का, तो ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कला और विज्ञान, एक्चुअली कला और विज्ञान दूसरे तरीके का, वो दूसरा तरीका का कैसा है, जैसे आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी में ज़्यादातर आपसे पूछता है कि ए और बी दोनों सही हैं ऊपर के, जैसे कि एक हो जाएगा कला और एक हो जाएगा विज्ञान, ये दोनों सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कला और विज्ञान दोनों सही है, तो इस तरीके से सी भी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में इसी तरीके से पूछता है। और ऑप्शन डी में आपसे ज़्यादातर पूछता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला भी आपका 90% सही रहता है। ठीक है, मेरा एक अनुभव है, बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, बस मेरा काम है बताने का, वो मैं अभी तक आपको बताता चला आ रहा हूँ जब से मैंने इसको फील किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि पोस्ट कॉर्ब सूत्र किस विद्वान ने दिया, तो पोस्ट कॉर्ब जो सूत्र है वो लूथर गुलिक ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप देखो समझ लो इसके बारे में, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट्स लिख दिया है। नोट्स क्या है, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट्स कह रहा है कि लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यों को संक्षेप में बताने के लिए पोस्ट कॉर्ब शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट कॉर्ब में पी का अर्थ होता है प्लानिंग, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इसकी फुल फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कि इस वाले शब्द में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्लानिंग। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। अलग अलग ऑप्शन आपको दे सकता है और आपसे सही आंसर बताने के लिए कह सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लेना इस फुल फॉर्म को बस। ठीक है, मेरे कहने से याद कर लेना, क्वेश्चन आना है तय है, 101% आना तय है, याद कर लेना। आपसे पूरी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक उत्तम समय सारणी का सिद्धांत क्या है। एक उत्तम समय सारणी का सिद्धांत जो हो जाएगा आपका यहाँ पे लचीलेपन का सिद्धांत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि निरीक्षण का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है, तो निरीक्षण का मुख्य ध्यान जो होता है ना वो कमियों को ढूंढने में केंद्रित होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि आधुनिक पर्यवेक्षण किस पर बल देता है, तो आधुनिक पर्यवेक्षण जो होता है आपका रचनात्मक और
व्यावसायिक मार्गदर्शन पर क्या होता है, बल देता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, और बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर और तो यहाँ पे भी बीच में आ रहा है, तो आ सकता है, लेकिन दो ऑप्शन तो आपके काट दिए ना मैंने इसी ट्रिक के हिसाब से। अगर आपको लगाना है तो इन दोनों में से आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आधुनिक पर्यवेक्षण किस पर बल देता है, तो रचनात्मक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर देता है। और एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में जो है ना शब्द संख्या ज़्यादा है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। हालांकि ये गलत भी हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे, तो आपको दो ऑप्शन जो दिए उसमें थोड़ा माइंड लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यालय के वित्त का मुख्य आंतरिक स्रोत क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है शुल्क एवं दान होता है, यानी कि फीस एवं दान यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एवं जो यूज़ किया है ना मेरे भाई, एवं जो यूज़ किया है वो और की जगह पे यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे एवं, ठीक है, एवं वाला भी आप ऑप्शन उठा सकते हैं, और आप या वाला भी ऑप्शन उठा सकते हैं, आप वाला भी ऑप्शन उठा सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि विद्यालय बजट क्यों तैयार किया जाता है। विद्यालय बजट जो है भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शैक्षिक प्रशासन के किस सिद्धांत में सहयोग एवं सहभागिता को महत्व दिया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है लोकतांत्रिक सिद्धांत, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है विद्यालय में पुस्तकालय को किसका केंद्र माना जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय को किसका केंद्र माना जाता है, तो लाइब्रेरी को जो है आपका विद्यालय में अधिगम का केंद्र माना जाता है, अधिगम एवं ज्ञान का केंद्र माना जाता है। सी करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में एवं का यूज़ किया गया है। अब आप ये मत समझना कि सर ये पीडीएफ आपने तैयार किया है तो आपने इसी तरीके के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं ले रहा हूँ तो आप जो यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, और जो भी जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देखो उसको सॉल्व करते हुए देखना, और ये ट्रिक कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है खुद से एनालिसिस कर लेना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के 3 मुख्य अंग कौन से हैं। विद्यालय प्रबंधन के 3 मुख्य अंग हो जाएंगे आपके भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है प्रधान अध्यापक का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उचित समन्वय स्थापित करना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है डीईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल या फिर कमेटी का संबंध किससे होता है मेरे भाई। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है जिला स्तर के प्रशासन से होता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है विद्यालय भवन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। विद्यालय भवन की स्थिति जो है शोरगुल वाले स्थान से दूर होनी चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों में मानव संबंध दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में मानव संबंध दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, तो कर्मचारियों की भावनाओं और आवश्यकताओं को महत्व देना। बी करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, शैक्षिक प्रबंधन की कौन सी विशेषता इसे प्रशासन से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है इसका उद्देश्य नीति को क्रियान्वित करना। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, देखो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहला काम है वीडियो पसंद आए लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, यूनिट 3 का चाहिए, यूनिट 4 का चाहिए, 5 का चाहिए, मैं कल आपके पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि आपका परसों पेपर है RMPSU में, उसके बाद भी पेपर है आपके काफ़ी यूनिवर्सिटी में, तो भाई आपको चाहिए ना, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट्स कर देना, तभी मैं यहाँ पे काम करूँगा। इसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद, और आपने यहाँ तक हमें सपोर्ट किया, दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक।